साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट पे आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। देश भर में ऐप गुरु के नाम से मशहूर अलवर के संस्कृत शिक्षक मोहम्मद इमरान का अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए चयन हुआ है। इस फेलोशिप के लिए विश्व भर के 50 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें भारत के 4 शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और जमुना लाल बजाज पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित इमरान इस फेलोशिप के तहत अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक अमेरिकी विश्वविद्यालय में शिक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जहां पर वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर रखेंगे। इस फेलोशिप का सारा खर्चा अमेरिकी सरकार उठाएगी। इस फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिका और अन्य देशों के लोगों के बीच आपसी समझ के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाना है। इमरान अलवर में संस्कृत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सूचना तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 100 से अधिक ऐप बनाए हैं, जिनके जरिए 3 करोड़ से अधिक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। इनके बनाए ऐप से 50 से अधिक देशों में पढ़ाई की जा रही है। डूंगरपुर जिले में रबी की बुआई के बाद खाद की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डीएपी की कमी के कारण अब लैंप्स में मिलीभगत शुरू हो गई है। तभी तो कृषि विभाग की मंजूरी के बिना ही जिले के कई लैंप्स में कंपनी विशेष का खाद पहुंच गया है। इतना ही नहीं, लैंप्स व्यवस्थापकों ने बिना नियमों के ही इसे बांट भी डाला है। मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी खाद की खरीद और सप्लाई को लेकर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। मामले में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रतनलाल पाटीदार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की खाद की सप्लाई लैंप्स में नहीं की गई है। वहीं लैंप्स व्यवस्थापकों ने कहा कि एमडी के मौखिक आदेश पर उन्हें खाद बेचने के लिए आई थी। मामले में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि लैंप्स को खाद खरीदने या बेचने से पहले विभाग की मंजूरी लेनी जरूरी है। इस बार 6 लैंप्स ने खाद खरीद के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक किसी भी लैंप्स को खाद के लिए परमिशन नहीं दी गई है। नारियल, सुपारी, यूकलिप्टस और ताड़ जैसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ाई करने के लिए लोग रस्सियों का सहारा लेते हैं। इस दौरान उन्हें काफी खतरा भी उठाना पड़ता है, लेकिन अब ये खतरा कम हो सकता है, क्योंकि कर्नाटक के एक किसान ने ऐसी मशीन तैयार की है जिससे बेहद आसानी से पेड़ों पर चढ़ाई की जा सकती है। कर्नाटक के मंगलुरु में सजीमा मूडा गांव के रहने वाले किसान गणपति भट्ट ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे कोई भी आसानी से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता है। बिल्कुल कुर्सी की तरह मशीन को पेड़ के तने में फिट करके उसे चालू कर सेकंड्स में पेड़ पर चढ़ा जा सकता है। किसान गणपति भट्ट ने बताया कि ये एक बेहद खास और उपयोगी आविष्कार है। इसकी मदद से 60 से 80 किलोग्राम का कोई भी शख्स आराम से पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि मशीन पेट्रोल से चलती है। इस मशीन में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बाइक कितनी मजबूत है। आपको बता दें कि सुपारी और नारियल 100 फीट तक ऊंचे होते हैं। इस दौरान पेड़ पर चढ़ने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गोरखपुर के आईटीएम की छात्राओं ने एक ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट बनाया है। ये हेलमेट आर्मी के जवान और देश के अंदर काम कर रही पुलिस के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ये हेलमेट लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए फंसे जवानों का पता भी लगा सकेगा। जरूरत पड़ने पर ये 360 डिग्री तक घूमकर फायर भी कर सकता है। फायरिंग हेलमेट का डेमो कई कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों को भेजा गया है। इसकी डिमांड आई तो फिर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। छात्राओं ने इस हेलमेट को बनाने के लिए कई तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस हेलमेट को बनाने के लिए एक बैरल, एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर बुलेट, एक एचडी पोर्टेबल डीवीआर, बैटरी, एक सोलर पैनल, एक रिमोट, एक ट्रिगर का इस्तेमाल हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गन बनाने के लिए सबसे पहले बैरल को गन में बदला गया। इसमें एक बार में 4 गोलियां लोड हो सकती हैं। हेलमेट पर ट्रिगर का इस्तेमाल करके इसे फायर भी किया जा सकता है। ऑटोमेटिक फायर हेलमेट पूरी तरह से हाई टेक है, जो चारों दिशाओं में गोलियां चला सकता है। इस हेलमेट के जरिए आपके आसपास की फुटेज भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग सीधे आपके कंट्रोल रूम में जाएगी। इससे आगे के खतरे को भी भापा जा सकता है। आईटीएम की बीटेक की 6 छात्राओं ने इस प्रोजेक्ट को ग्रुप असाइनमेंट के तौर पर तैयार किया है।
आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, एक से बढ़कर एक फीचर वाले स्मार्टफोन। इस मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को जितना आसान किया है, क्या आपने कभी सोचा है ये उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है दुनिया को आपकी मुट्ठी में करने वाली ये छोटी मशीन जानलेवा भी साबित हो सकती है? नहीं तो दिल थाम कर देखिए इस वीडियो को। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जहां दुकानदार बैठा है, कुछ ग्राहक भी हैं, काउंटर पर एक फोन रखा हुआ है। तभी जो हुआ उस पर किसी को भरोसा भी नहीं हो शायद। काउंटर पर रखा हुआ वो फोन ब्लास्ट कर गया, उसमें आग लग गई। दुकानदार ने तत्काल आग बुझाई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ऐसे हादसे हमें आगाह भी करते हैं। ये कोई वायरल वीडियो नहीं बल्कि रतलाम जिले के हाथी खाना थाना क्षेत्र की एक सच्ची घटना है। महाकालेश्वर मंदिर में डांस कर वीडियो बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंस्टाग्राम पर महाकालेश्वर मंदिर की 2 महिला सुरक्षा कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर की KS कृष्णा सॉल्यूशंस एंड सिक्योरिटी कंपनी पिछले 18 महीने से अधिक समय से सुरक्षा का ठेका संभाले हुई है। इसी की 2 महिला सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर के विश्राम धाम में जीने के बहाने लाखों हैं जीना हमें आया ही नहीं गाने पर जोरदार डांस कर वीडियो बना लिया। इतना ही नहीं, प्यार प्यार करते करते तुम पे मरते मरते गाने पर दोनों कर्मी खूब झूम रही हैं। इसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद अब बवाल मचा है। सवाल ये है कि दोनों सुरक्षा कर्मियों ने जानकारी होने के बाद भी इस तरह की गलती कैसे कर दी, जबकि पहले के 3 से अधिक मामले उनके सामने आ चुके हैं, जिन पर मंदिर प्रबंध समिति कार्रवाई कर चुकी है। उड़ान पंखों से नहीं हौसले से होती है, ये बात आपने भी सुनी होगी, लेकिन 13 साल की दीक्षिता इसे साबित कर रही है। दीक्षिता न सुन सकती है न बोल सकती है, इसका एक पैर भी नहीं है, लेकिन हौसला बेमिसाल है, हुनर कमाल है। ये शानदार डांस परफॉर्मेंस देखिए। दर्शकों का मन मोहने के लिए दीक्षिता का एक पैर ही काफी है। दीक्षिता ने हाल ही में मंदसौर में आयोजित मेले में जब नृत्य की प्रस्तुति दी तो देखने वाले देखते रह गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही दीक्षिता मंदसौर की रहने वाली है। इसके पिता किसान है और मंदसौर जिले में मूक बधिर स्कूल नहीं होने की वजह से ये रतलाम के मूक बधिर स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रही है और अपनी प्रतिभा को निखार रही है। इसकी प्रतिभा से परिजन और शिक्षक बेहद उत्साहित हैं और इसका हौसला बढ़ा रहे हैं। दीक्षिता मिसाल है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी मुश्किलें आने पर हताश हो जाते हैं। अपने हौसले से दीक्षिता ने जीवन की पहाड़ जैसी मुसीबतों को भी बौना साबित कर दिया है। पटना के ज्ञान भवन में 7वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। यहाँ 25,000 उत्पाद एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। 10 देशों और भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं और ज्ञान भवन में लगा मेगा ट्रेड फेयर इन दिनों लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। वजह है देश विदेश से लोगों का यहाँ आकर सामान बेचना। अफगानिस्तान के मशहूर ड्राई फ्रूट्स पटना में भी धमाल मचा रहे हैं। अंजीर, बादाम और खजूर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। खाने का सामान तो आपने देख लिया, अब आपको लिए चलते हैं फूलों के स्टॉल पर। महाराष्ट्र के पुणे से आए ये सुंदर सुंदर फूल आपके घरों की सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। कहीं मेला लगा हो और लड़कियों के सजने संवरने का सामान न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, दिल्ली के झुमके लड़कियों को खूब भा रहे हैं। दिल्ली के स्टॉल में एक से बढ़कर एक डिजाइन के झुमके मौजूद हैं, जहां लड़कियां जमकर खरीदारी कर रही हैं। बोकारो में बोकारो स्टील के CSR विभाग की ओर से हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान सेक्टर 4 के गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक लोग सड़क पर जुटे और जमकर मौज मस्ती की। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ ही योग अभ्यास और कई तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बोकारो के लोगों के लिए स्वस्थ रहने और अपनी कला की प्रस्तुति करने का ये एक बेहतर माध्यम नजर आया। इस दौरान बोकारो वासियों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का भी संदेश दिया गया। दरअसल बोकारो के लोगों के लिए स्वस्थ रहने और अपनी कला की प्रस्तुति करने का एक बेहतर माध्यम बनकर सामने आया है। बच्चे और युवा अपने तरीके से मनमोहक प्रस्तुति देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां झारखंडी गानों पर प्रस्तुति देती नजर आई। लोगों ने भी कहा कि ये बोकारो के लिए बेहतर प्रयास है।
सभी रविवार के दिन सड़क पर उतरकर अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं और अपनी कला को भी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दुनिया में जो आया है उसे जाना है, ये परम सत्य है। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक शख्स की ऐसी मौत हुई जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल कटनी के पहरुआ मंडी के पास साईं बाबा का एक मंदिर है। यहाँ हर रोज भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। कटनी के ही रहने वाले राकेश मेहानी साईं बाबा के प्रति खूब आस्था थी। वो हर गुरुवार साईं मंदिर दर्शन के लिए जाया करते थे और इस गुरुवार भी गए। राकेश ने मंदिर में साईं बाबा के चरणों पर मत्था टेका, लेकिन फिर उठा नहीं। जब काफी देर हो गई और जस का तस पड़ा रहा तो मंदिर के पुजारी राकेश के पास पहुंचे और उसे हिलाया डुलाया, लेकिन तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी। अब साईं बाबा को अंतिम प्रणाम पर हुई इस मौत के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। माना जा रहा है कि राकेश की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक खेत में खुदाई के दौरान सोने के 18 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इन्हें 2 शताब्दी पूर्व का माना जा रहा है। यह घटना 29 नवंबर को हुई थी, लेकिन देर से सामने आई। खेत मालिक की सूचना पर राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और सोने के सिक्के इकट्ठा किए। स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव में मनुकोंडा तेजस्वी को ताड़ के तेल कुंज में पाइपलाइन के लिए खुदाई के दौरान एक बर्तन में सोने के सिक्के मिले। उसके पति सत्यनारायण की दी हुई सूचना पर पहुंची तहसीलदार पी नागमणि ने मिट्टी के गड्ढे का निरीक्षण किया जहां सिक्के रखे थे। प्रत्येक सिक्के का वजन 8 ग्राम से अधिक होने का अनुमान है। इन्हें 2 शताब्दी पूर्व का माना जा रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां मनाली की सुंदरता में 4 चांद लगा रही हैं। इन्हें देखकर मानो ऐसा लग रहा है कि जन्नत में पहुंच गए हों। पर्यटक इन दृश्यों को देखकर फूले नहीं समा रहे हैं। रोहतांग टनल से आगे नॉर्थ पोर्टल की तरफ के दृश्य और भी मनमोहक हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और सुहावना मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पर्यटक इस स्थान पर पहुंच बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। मनाली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि मनाली के बारे में उन्होंने जितना सुना था, ये स्थान उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है मैंने स्नो देखी है। मेरा पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत ही अमेजिंग है। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा एडवेंचर है यहाँ पे, बहुत मजे हैं। ठंड बहुत अच्छी है, मतलब ज्यादा नहीं है ठंड और कम भी नहीं है, नॉर्मल ठंड है यहाँ पे। बर्फ का बहुत अच्छा एंजॉयमेंट है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल कोकसर और सिसु में पर्यटकों की आवक बढ़ने लगी है। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद लाहौल घाटी में सैलानियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सर्दियों के दौरान अटल टनल रोहतांग के आसपास के गांव सिसु और कोकसर ने अपनी विशेष पहचान बनाई है। इन दिनों इन इलाकों में बर्फबारी का मजा लेने हजारों की संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानी पहुंच रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि लाहौल आने से एक तो प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग को देखने का मौका मिलता है, वहीं अनछुए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दीदार भी होते हैं। अटल टनल रोहतांग से बाहर निकलते ही हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ बर्फ और बर्फ होती है। कुदरत ने इस इलाके को अलग ही पहचान दी है, जिसे इसी स्वरूप में रखने की जरूरत है। सैलानियों का कहना है कि हमारे देश के लोग जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे दूसरे देशों का रुख करते हैं, लेकिन लाहौल का ये इलाका इन देशों से किसी भी तरह कम नहीं है। उत्तराखंड में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में ड्रोन की बढ़ती इंडस्ट्री को देखते हुए जल्दी ड्रोन पॉलिसी लागू की जाएगी। फिलहाल ITDA यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ने पॉलिसी को तैयार कर शासन को भेजा है, जिसे परमिशन मिलते ही इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा। पॉलिसी बनते ही ड्रोन की मदद पुलिसिंग के साथ अन्य विभागों में भी ली जाएगी। राज्य में ड्रोन का इस्तेमाल आपदा प्रबंधन, वन विभाग, ट्रैफिक व्यवस्था, चालानी कार्रवाई, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ जैसी इंडस्ट्री में पहले से ही हो रहा है।
अब इसका इस्तेमाल स्मार्ट पुलिसिंग में भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए विभाग पुलिस अब नए ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि पुलिस को इसके लिए बजट की आवश्यकता भी नहीं है। पुलिस कंपनी से ड्रोन खरीदकर इसका भुगतान चालान के वसूल किए गए पैसों से करेगी। वसूल किए गए पैसों का कुछ हिस्सा कंपनी को जाएगा। कभी ये गांव कच्ची शराब बनाने के कारण बदनाम था, लेकिन अब यहाँ की महिलाएं अपनी मेहनत से इस गांव की तकदीर बदल रही हैं। ये महिलाएं अपने हाथों से कालीन, ऊनी कपड़े, स्वेटर, सॉक्स, ग्लव्स, टोपी, शॉल के साथ और भी कई सजावटी सामान बनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं, जिससे इस गांव को एक नई पहचान मिल रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के जनजातीय गांव थाला की हैं। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा बेहद ही खूबसूरत गांव है। इस गांव की बसावट खड़ी पहाड़ी में होने के कारण यहाँ खेती का काम करना कठिन है। ऐसे में 100 लोगों की आबादी वाले इस गांव की ज्यादातर महिलाएं सरकार की आजीविका मिशन योजना के तहत पारंपरिक तरीके से गर्म कपड़े और सजावटी सामान तैयार कर रही हैं। भोटिया जनजातीय समुदाय वाले गांव थाला की महिलाएं सरकारी योजनाओं की मदद से अपने इस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही है। हमारे गांव की ना सब महिलाएं हैं, वो ये काम करते हैं, जैसे हैंड जैसा दान बनाना, कालीन बनाना। तो जो हमारे गांव में ये कच्चा माल महंगा मिलता है, हमको कच्चा माल लेने के लिए यहाँ से बागेश्वर जाना पड़ता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में इन दिनों उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। मौका है तमिल संगमम का। इस आयोजन में शामिल हो रहे लोग दो महान और समृद्ध संस्कृतियों का समागम देखकर अभिभूत हो रहे हैं। इस सांस्कृतिक समागम का आतिथ्य कर रहे BHU ने भी कार्यक्रम में अपना स्टॉल लगाया, जिसमें विश्वविद्यालय की गौरवपूर्ण यात्रा और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी ज्ञानार्जन और शोध के लिए विख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विशिष्टता को दर्शाती है, जहां प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक की शिक्षा के लिए दुनिया भर से विद्यार्थी आ रहे हैं। बता दें कि इस स्टॉल में विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्यों, विभिन्न संस्थानों, संकायों, अध्ययन केंद्रों, शोध केंद्रों, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, संग्रहालय, भारत कला भवन, महामना के आवास रहे मालवीय भवन और सयाजी राव गायकवाड़ केंद्रीय ग्रंथालय के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। जब मैं आई हूँ, मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मतलब जो BHU से नहीं है वो लोग अब हमारे फैकल्टी और हमारे कैंपस के बारे में जान सकते हैं। सारी चीज़ें लगी हैं यहाँ पे, सब कुछ, सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। धनबाद में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन संस्था की ओर से श्रद्धालुओं को भगवत गीता के उपदेश दिए गए। IIT, ISM की छात्राएं इस आयोजन में शामिल रहीं। इस दौरान भव्य आरती का आयोजन किया गया। साथ ही समारोह में बही भक्ति रस की धारा में श्रद्धालु झूमते दिखे। इस्कॉन दया की ओर से इसका आयोजन किया गया, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक वाले इस ग्रंथ की महत्ता के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दिया है। इस ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि संपूर्ण मानव जाति को एकजुट करके अपनी शक्ति को संचालित ढंग से विकास की ओर लगा सकता है। भगवत गीता की इस जयंती समारोह के अंत में भव्य आरती की गई। अत्यंत मनमोहक कीर्तन में भी सभी श्रद्धालु झूम उठे और सभी श्रद्धालुओं ने भगवत प्रसाद का आनंद उठाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज की तीर्थ नगरी सोरोंजी में पौराणिक पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन किया गया। परिक्रमा की शुरुआत सोरोंजी स्टेडियम से हुई, जिसमें RSS और VHP कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ 1 लाख से ज्यादा संतों, भक्तों और श्रद्धालुओं ने 15 किलोमीटर की परिक्रमा की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी को भगवान श्री विष्णु के तृतीय अवतार भगवान श्री वराह का सोरोंजी तीर्थ में निर्माण हुआ था। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी को सोरोंजी शुकर क्षेत्र की परिक्रमा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस परिक्रमा में शंकराचार्य श्री राज राजेश्वराश्रम जी महाराज, कासगंज के सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भी शामिल हुए। उनके साथ RSS के प्रांत प्रचारक हरीश रोतेला जी, जिले के सभी BJP विधायक और हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर RSS कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। गीता जयंती के पावन मौके पर कानपुर के ग्रीन पार्क में हजारों लोगों ने सामूहिक गीता पाठ किया।
इस आयोजन में महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी शामिल हुए। इस दौरान ड्रोन कैमरे से पूरे ग्रीन पार्क और आयोजन की निगरानी की गई। संपूर्ण गीता पाठ का शुभारंभ 11:30 बजे हुआ। शंखनाद के बाद 300 स्कूलों से पहुंचे 1100 छात्रों ने संपूर्ण गीता के 700 श्लोकों का पाठ शुरू किया। 2 बजे 700 श्लोकों का पाठ पूरा हुआ। इस आयोजन में इस्कॉन के 300 से ज्यादा भक्त भी शामिल हुए। समारोह में निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज मुख्य अतिथि और निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। सनातन मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। राजसमंद के नाथद्वारा में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में मशहूर गायक कैलाश खेर ने अपने सुरीले अंदाज से लोगों को झुमा दिया। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कैलाश खेर ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। कैलाश खेर रात 8 बजे मंच पर पहुंचे। उन्होंने कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले आए, सुध बुध खोई मैंने ये तो जाने नाथ द्वारा सारी, तेरी दीवानी बनथन की गौरा कहाँ चली, भजन की प्रस्तुतियां दी। इस भजन सागर में श्रोता पूरी रात गोते लगाते रहे। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।